चलिए अपने स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स। लास्ट लेक्चर में रेसिडेंशियल स्टेटस चल रहा था, उसमें हमने सेक्शन 5 और सेक्शन 6 देखा था, कैलकुलेशन वाला पार्ट। उसमें कुछ पूछना है आपको, कोई क्वेरी है तो बताओ। इलस्ट्रेशन, हाँ सम्स दिए थे ना कल, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 3, चलिए पेज नंबर 23 पे है, देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है। मिस्टर ए इंडियन सिटीजन है, मुंबई में रहते हैं 1950 से। ही लेफ्ट फॉर चाइना ऑन 1 जुलाई 2020 and comes back on August 7th 2025. Determine his residential status for EY 26-27. अब वो इंडिया में अपना जो EY है वो 26-27 है, तो हम उस हिसाब से काउंट करेंगे। तो प्रीवियस ईयर हो गया 25-26। अब जो असेसी है उनके लिए बोला हुआ है कि वो इंडिया से बाहर कब गए थे, 1 जुलाई 2020 को, और इंडिया वापस आए 7 अगस्त 2025 को। अब अपना ये जो पीवाई है प्रीवियस ईयर, उसके रेफरेंस में अगर बात करें तो ये डेट 7/8/2025 इसी ईयर को बिलोंग करती है। यहाँ से लेके 31 मार्च 2026 ये उनका स्टे माना जाएगा इंडिया में। तो ये कितना हो रहा है आपको पहले टोटल करना पड़ेगा। इसमें कंडीशन ये याद रखनी है कि जिस दिन आप इंडिया पहुंचे या जिस दिन आप इंडिया से बाहर गए, वो डेट इंडिया में स्पेंड की हुई है वैसा काउंट किया जाता है। तो 7 अगस्त को अगर इंडिया आ गए तो 7 अगस्त इंडिया में काउंट होगी, भले कितने बजे क्यों ना आए। 7 अगस्त को अगर रात को 11:55 पे भी फ्लाइट लैंड हुई है ऑफिशियल टाइम, तो वो 5 मिनट भी अगर आपने इंडिया में स्पेंड कर ली उस तारीख पे, तो पूरा दिन आपका इंडिया में स्पेंड हुआ, ये काउंट होगा। वैसा है इंडिया से बाहर जाते टाइम भी सेम कंडीशन है, कोई आवर्स का कैलकुलेशन नहीं है, तारीख का कैलकुलेशन है। उस डेट पे अगर आप 1 मिनट भी इंडिया में थे तो पूरी डेट इंडिया में काउंट होगी, क्योंकि एक दिन आगे पीछे होने से फर्क पड़ सकता है। यहाँ पे 7 अगस्त 25 से लेके 31 मार्च 26 ये कितने डेज हो रहे हैं ये आपको गिनने पड़ेंगे, तब बात आगे बढ़ेगी। तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन नंबर 6 का सबसेक्शन 1, जहाँ पे आपने देखा 182 डेज वाली एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो है वो 60 डेज वाली है प्लस 365 डेज वाली है। तो इनमें से कोई कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए। पहले ये वाली कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, और इसके लिए आपको ड्यूरेशन गिनना पड़ेगा। टोटल किया हुआ कितने दिन आ रहे हैं? 237 है। कभी वही आ रहा है क्या, मैच हो रहा है? 237, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ आ रहा है कि नहीं आया? करवाना आगे सबका कंप्लीट है। अगस्त वाला जो है, यहाँ से जो कैलकुलेशन आप करोगे तो अगस्त में 31 दिन होता है। 7वां दिन आपका इंडिया में काउंट हुआ है, ठीक है, इंडिया आ चुके हो, तो 6 दिन उसके पहले के आप इंडिया में नहीं थे। तो अगस्त के कितने दिन काउंट करोगे आप? 25। फिर उसके बाद तो प्रॉब्लम है नहीं। अगस्त के 25, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फेब में लीप ईयर देख लेने का एक बार। 4 के मल्टीपल में होता है तो लीप ईयर आता है। 2024 आया था, 28 में आएगा तो प्रॉब्लम नहीं। ये सब मिला के आपके हो रहे हैं 237 डेज। अगर 237 डेज इंडिया में स्पेंड किया है प्रीवियस ईयर में, तो ये वाली कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो चुकी है। अब रेसिडेंट है ये तो पक्का है। सेकेंड पॉइंट, ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी, वो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए कंडीशंस क्या है? सबसेक्शन 6 वाली, उसमें हमने देखा कि आपको 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स का टोटल करना पड़ेगा। उसमें 730 डेज अगर पार हो रहा है तो फिर आगे दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। अब इसके लिए इनका जो डेटा दिया हुआ है वो आपको पूरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 1 जुलाई 2020 को इंडिया से बाहर चले गए थे। अब इनका जो प्रीवियस ईयर है वो है 25-26, तो उसके पहले के 7 प्रीवियस ईयर कौन से हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। ये सारे होंगे 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। अब इसमें ऐसा बोला था 1 जुलाई 2020 को वो इंडिया छोड़ के गए थे, मतलब ये वाला ईयर यहाँ पे आया ना 1 जुलाई। उसके पहले तो इंडिया में ही थे, तो ये वाले जो पूरे 2 साल है वो तो पूरे इंडिया में थे। ये तो आपका हो रहा है 366 और ये हो रहा है 365, ये लीप ईयर आएगा 2020 वाला, और इस साल के भी कुछ दिन इंडिया में स्पेंड किए। तो ये तीनों मिला के
आप टोटल नहीं भी करो तो भी 730 प्लस तो हो ही रहा है। ये 365 तो एक साल में ही होता है, तो वैसे भी हो गया। यहाँ पे आपको गिनना है तो फिर अप्रैल टू जुलाई काउंट करना पड़ेगा जो इंडिया में उन्होंने डे स्पेंड किया, फिर आप टोटल एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो। तो ये कंडीशन पहली वाली तो फुलफिल हो रही है। फिर अगर आप 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स देखो जिसमें कोई भी 2 साल रेसिडेंट होना जरूरी है, तो उसमें और पीछे जाना पड़ेगा। ये हो गए आपके 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। इसमें कोई भी 2 साल ऐसे मिलेंगे जिसमें बंदा रेसिडेंट हो, आराम से ये दोनों ये तीन सब सारे मिल जाएंगे। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो एसएससी है वो रेसिडेंट तो है ही, बट साथ में ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी। अब पॉइंट क्लियर हो, ठीक है। चलो, तो ये कंडीशन फुलफिल हुई। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा तो आपको दोनों ही चेक करना पड़ेगा वैसा। 8 इसमें कर्ता वाली स्टोरी। इसमें बोला है कि जो एचयूएफ का करता है वो हर साल इंडिया आता है कुछ दिन के लिए, मिनिमम 60 डेज के लिए और मैक्सिमम 91 डेज के लिए। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करना है आपको एचयूएफ का। अब अगर वो इंडिया आ रहा है तो मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ तो बिजनेस इंडिया से मैनेज हो ही रहा है, तो भाई एचयूएफ रेसिडेंट है ये तो अपने मान सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो 60 डेज का स्टे करता है तो कुछ तो काम कर ही रहा होगा इंडिया में आके, उसका इशू नहीं। लेकिन अब बात यह है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली कैटेगरी में एचयूएफ को काउंट करें या नॉन ऑर्डिनरी, वो कैसे पता चलेगा? तो डिपेंड करेगा कि करता सबसेक्शन 6 वाली जो सारी कंडीशंस है वो फुलफिल करता है या नहीं करेगा। तो वो देख लेते हैं। अब जो रेंज दे रखी है 60 डेज टू 91 डेज, इतना तो वो इंडिया में रहता ही है, वैसे बोला हुआ है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो कर्ता ऑफ द एचयूएफ है वो सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर पहली कंडीशन वही वाली 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज। अब अगर आप मैक्सिमम वाला भी ले लो 91 डेज, तो 91 डेज पर ईयर इंटू 7 ईयर्स कितना होगा ये? 637 हो रहा है क्या पूरा? कम से कम वो 60 डेज तो इंडिया में रुकता है हर साल, पर मैक्सिमम 91 डेज ही रुकता है। तो 91 डेज के हिसाब से 7 ईयर्स का गिन लोगे तो 637 डेज ही हो रहे, 730 पूरा हो ही नहीं रहा। नहीं हो रहा तो दूसरी कंडीशन चेक करके कोई सेंस नहीं। यहीं से पता चल गया कि ऑर्डिनरी में तो नहीं आ पाएगा, तो जो एचयूएफ है वो कौन सी कैटेगरी में हो जाएगा? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये मानते हुए कि कुछ ना कुछ बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, इतने दिन इंडिया आ रहा है तो कुछ तो काम यहाँ से कर ही रहा होगा, तो इम्प्लाइड है कि हम उसको नॉन ऑर्डिनरी में काउंट कर सकते हैं वैसे। चलिए, और कुछ बाकी कोई इलस्ट्रेशन किसी का कंप्लीट? चलो ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब सेक्शन 5 हमने देख लिया था, 5A देख लिया, सेक्शन 6 पूरा हो गया। अब उसके बाद रिमेनिंग सेक्शंस है 7, 8 और 9। ये कनेक्टेड है। सेक्शन 5 में कल बात हो रही थी स्कोप ऑफ टोटल इनकम में, कि अगर आपने इंडिया में इनकम रिसीव की है तो आप टैक्सेबल हो, इनकम डीम टू रिसीव है तो भी टैक्सेबल हो, इनकम अक्रू हो रही है तो टैक्सेबल हो, डीम टू अक्रू है तो भी टैक्सेबल हो। अब ये इनकम डीम टू रिसीव वाला जो कॉलम था, वो जो पॉइंट था, जो रो थी, वो सेक्शन 7 और 8 से कनेक्टेड है। व्हाट इज एग्जैक्टली इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया? मतलब आपने एक्चुअल में आपके हाथ में पैसे रिसीव किए नहीं है, लेकिन फिर भी ये मान लिया जाएगा कि आपने पैसे रिसीव किए और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो बात सेक्शन 7 और 8 में बोली हुई है। तो जो टेबल था आपका सेक्शन 5 का वो निकाल लो, उसमें जो सेकेंड रो थी ना, उसमें आप साइड पे लिख लो सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वाली जो सेकेंड रो है उसमें आप ये बात लिख लो, रेफर सेक्शन 7 एंड 8। बोलो, क्लियर? अब लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी इनकम है जो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जा रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें बोला है ऑल द टैक्सेस विच आर डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। ये आपको
अदर सोर्सेज में जो ग्रॉस और नेट कर रहे थे ना, जो विनिंग्स वाला पॉइंट था, ये एग्जैक्टली वो रीजन है। क्योंकि टीडीएस के नाम पे जो पैसा कटता है, कितनी बार लमसम कटता है, वो बात भी हुई थी कि एक्चुअल टैक्स रेट कुछ भी हो, डिविडेंड पे एक बार के लिए 10% नाम का टीडीएस काट लो, वही कंडीशन है। तो जब आपका कंप्यूटेशन होता है टोटल इनकम का, तो आपकी इनकम ग्रॉस अमाउंट ली जाती है बिफोर टीडीएस, ताकि स्लैब रेट से सही टैक्स गिने और लास्ट में आपने जितना टीडीएस कटवाया है उतना डिडक्शन आपको दे दे। ये टीडीएस का चैप्टर स्टार्ट होगा ना, मैं आपको पूरा सम बना के कैलकुलेट कराऊंगा। अभी थोड़ा ये बात में कंफ्यूजन है मुझे पता है, लेकिन वो पॉइंट पे क्लियर हो जाएगा, तो अभी उस पर नहीं जा रहे। आप खाली इतना ध्यान रखो, भाई टीडीएस वाले केस में जितना भी पैसा डिडक्ट होता है वो आप ही की इनकम मानी जाती है। दूसरा बोला है क्लबिंग, सेक्शन 60 से 64। पैसा आपने रिसीव किया हो ना किया हो, आपके बिहाफ पे किसी और ने रिसीव किया हो, लेकिन इनकम आप ही के अकाउंट में टैक्सेबल होगी, दैट इज क्लबिंग। ये अपन पढ़ चुके हैं पूरा। इसके बाद है सेक्शन 69, 69A, ये भी अपन ने पढ़ा था, अनडिस्क्लोज इनकम, तो वो भी आप ही की मानी जाएगी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। फिफ्थ पॉइंट में बोला है द एनुअल एक्रेशन इन द प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय participating in a recognized provident fund to the extent provided in Rule 6 of Part A of the 4th Schedule. The contribution made by the employer to RPF in excess of 12% salary and the interest credited to provident fund account of the employee in excess of the prescribed rate shall be included in the salary. This amount is known as annual accretion. अभी annual accretion exactly है क्या, उन्होंने समझा दिया। सिंपली उन्होंने ऐसा बोला कि जो प्रोविडेंट फंड वाला कैलकुलेशन होता है उसमें एम्प्लॉयर की तरफ से एक परसेंटेज आपके पीएफ फंड में जाता है और एक पैसा आपकी सैलरी में से कटता है, इक्वल रेशियो होता है। सपोज 10% आपकी सैलरी से काटा तो 10% एम्प्लॉयर ने दिया। इसकी मैक्सिमम कैप है 12% और कुछ सरकारी इशूज में है अप टू 14%, तो अपने जनरल 12% मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो 12% आपकी सैलरी से कटा, 12% आपके एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो इफेक्टिवली पीएफ फंड में 24% गया। ये कंडीशन है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर ने 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया पीएफ में, सपोज फॉर एनी रीजन, तो जो ऊपर का कंट्रीब्यूशन है वो पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, या अगर कर भी दिया तो वो टैक्सेबल होगा। अदरवाइज क्या होता है, पीएफ वाला अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, देखो आप इंडिविजुअल पर्सन हो, अभी सिंगल हो, अभी अभी जॉब लगी है, अब आपका खर्चा है महीने का 10-15 हज़ार रुपये, आपकी जॉब लगी है 50-60 हज़ार रुपये की। आप सोचो यार बड़े अमीर हो गए, चांदी हो गई, बहुत पैसे, 50-60 हज़ार तो खर्चा ही नहीं अपना। अपने तो अभी तक पॉकेट मनी पे चल रहे थे, 5 हज़ार में आराम से खर्चा निकल जाता था। अब 10 हज़ार खर्च कर लेंगे, 15 कर लेंगे, तो भी पैसे बचेंगे। तो आपने फिर ये भी सोचा कि चलो खर्चा थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन सेविंग्स भी तो करनी है। अब सेविंग्स में टैक्स भी बचाना है। आपने एम्प्लॉयर को बोला सर जो प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो 12% नहीं 25% रखो, आप मेरी सैलरी का 25% काट लो, आप अपने नाम से भी 25% भर दो, वो मेरी सैलरी में से एडजस्ट कर लेना, लेकिन अपने नाम से भी आप दिखा दो कि आपने 25% कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो मेरा 50% सैलरी ना पीएफ में जाने दो। अभी सिंगल हूँ, 2-4 साल शादी वादी में टाइम है, बच्चों में टाइम है, तब तक पैसे जोड़ लेता हूँ, बाद में तो पैसे जुड़ेंगे नहीं। तो 50% सैलरी आपने पीएफ फंड में डाल दी। अब क्या सरकार आपको 50% का डिडक्शन देगी? सरकार बोलेगी भाई ये थोड़ी होता है, प्रोविडेंट फंड के रूल्स में हमने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 12% ही मिलता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 14% मिलता है। तो आप 50% डिडक्शन या 25% डिडक्शन कैसे ले सकते हो? तो अगर आपने एम्प्लॉयर को बोल के अपनी सैलरी का ज़्यादा हिस्सा पीएफ में कंट्रीब्यूट करवा भी दिया, तो एम्प्लॉयर के नाम से कोई कंट्रीब्यूशन जा रहा है ना, उसमें मैक्सिमम 12% ही डिडक्शन मिलेगा। बाकी ऊपर का जो भी आप ट्रांसफर करवा भी रहे हो वो आपकी टैक्सेबल सैलरी है। आप भरो पीएफ में, मना नहीं कर रहे, लेकिन उस पर टैक्स तो लगेगा, वो इनकम फ्रॉम सैलरी मान ली जाएगी। आप बोले नहीं सर मैंने तो रिसीव ही नहीं किया, मैं तो एम्प्लॉयर को बोला पहले पैसे काट लेना, तो मेरी तो आधी सैलरी हाथ में आती है। बोला आपने रिसीव की है कि नहीं किया हमें नहीं पता, हम इसको डीम टू बी रिसीव मानेंगे। डीम मतलब मान लिया जाएगा कि आपने रिसीव की है, भले आपने वहाँ पे सबमिट कर दी। बात समझ आई? तो डिडक्शन दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि उससे ऊपर के अमाउंट का डिडक्शन हम नहीं दे सकते वैसा। फिर यही जो प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन आप करते हो हर साल, उस पर ब्याज मिलता है आपको, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है, वो इंटरेस्ट आपके पीएफ अकाउंट में ही कंपाउंड होता जाता है और रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे मिलते हैं। ये सिंपल स्टोरी है। तो जो इंटरेस्ट का रेट है उस पर भी एक मैक्सिमम कैप है, दैट इज 9.5% पर एनम। ये रेट हर साल फ्लक्चुएट होता रहता है, पर अगर कभी सरकार 9.5% से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट दे रही हो, तो रेपो रेट बढ़ता है, सब चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है, रेपो रेट घटता है तो भी सब चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि 9.5 से ऊपर चला जाए, तो ऊपर का जितना भी है वो सारा जो है वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय एज सैलरी इनकम। भले वो उसको मिल नहीं रहा है, सरकार ने बोला 10% रेट है ब्याज का, तो 9.5 का तो डिडक्शन उसको मिल जाएगा, टैक्सेबल नहीं है,
ऊपर का आधा % उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। बोले सर पर मुझे कहाँ मिला, अकाउंट में गया तो भी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये कंडीशन, ठीक है, मैक्सिमम कैप लगा दिया। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें 12% का कैप है, और जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है पीएफ फंड के ऊपर उस पर 9.5% का कैप है। उसके ऊपर जो भी मिलता है ना उसको एनुअल एक्रिएशन बोलते हैं और वो टैक्सेबल होता है, सिंपल कंडीशन। बोलो बात समझ आ रही? नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर्ड बैलेंस इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन द गिवन रूल। यहाँ पे ऐसा बोला है कि अगर प्रोविडेंट फंड की हम बात करें तो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है प्रोविडेंट फंड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड मतलब सरकारी अप्रूवल होना चाहिए तो ही वो वैलिड फंड माना जाएगा, वैसा है। अब कहीं पे अगर ऐसा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या कुछ प्राइवेट टाइप का प्रोविडेंट फंड चल रहा था, सरकार ने बोला भाई ये थोड़ी चला सकते हो आप, इसका कोई डिडक्शन नहीं होता है, इसको रिकॉग्निशन दिलवा दो, इसका अप्रूवल ले लो या आरपीएफ में इसका बैलेंस ट्रांसफर कर दो। तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग देखो क्या बोला है, व्हेन प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ पर्टिकुलर ईयर, द एग्जिस्टिंग बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निशन which is carried into the RPF is called the transferred balance. The amount of the transferred balance less the employee's own contribution is deemed to be the income of the year in which the recognition takes place. The amount contributed by the employer to the provident fund and interest on his contribution is included in the income under the head salary, and interest on contribution made by the employee is included in the income under the head other sources. थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक जो भी पैसा जिस प्रोविडेंट फंड में जमा हो रहा था वो प्रोविडेंट फंड को कोई सरकारी रिकॉग्निशन मिला नहीं था, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था वो। अब उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, और दोनों अमाउंट्स पे इंटरेस्ट भी एड ऑन होता जा रहा था। ये अभी तक की स्टोरी है। तो चार चीजें हैं, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे कलेक्ट हुआ इंटरेस्ट, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पे कलेक्ट हुआ इंटरेस्ट, चार चीजें होगी, इसको ऐसे ध्यान रखो। अब ऐसा है इस साल इस अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को सरकारी अप्रूवल मिल गया, तो ये अनरिकॉग्नाइज्ड से क्या बन गया, रिकॉग्नाइज्ड। जिस साल में ऐसा हुआ उस साल में इसको ऑन पेपर ऐसा देखा जाएगा कि उस अकाउंट में सारा पैसा जो पड़ा था वो अनरिकॉग्नाइज्ड वाले अकाउंट से निकाल के रिकॉग्नाइज्ड वाले अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। इस पूरे पैसों को क्या बोलेंगे, ट्रांसफर्ड बैलेंस। ट्रांसफर्ड बैलेंस में चारों चीजें आ गई, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन पे इकट्ठा हुआ इंटरेस्ट और आपके कॉन्ट्रीब्यूशन पे इकट्ठा हुआ इंटरेस्ट, चारों चीजें आ गई। अब पॉइंट ये है कि जिस ईयर में ये ट्रांसफर होता है या जिस ईयर में प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्निशन मिलता है उस ईयर में एम्प्लॉय के ऊपर टैक्सेबिलिटी आती है, सिर्फ उस ईयर में। नेक्स्ट ईयर से तो फिर वो रिकॉग्नाइज्ड ही रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस साल टैक्सेबिलिटी आएगी। अब टैक्सेबिलिटी कौन से अमाउंट पे आएगी वो बोला है, टैक्सेबिलिटी आएगी उस अमाउंट पे जो एम्प्लॉयर के थ्रू मिला है, जो एम्प्लॉय का हिस्सा है वो नहीं, जो एम्प्लॉयर का हिस्सा है उस पर टैक्सेबिलिटी आएगी। वो बात सेकंड पॉइंट में बोलिए, द अमाउंट ऑफ द ट्रांसफर्ड बैलेंस मतलब टोटल हो गया, लेस द एम्प्लॉयज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर इन विच द रिकॉग्निशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे आप समझो चार में से तीन चीजें टैक्सेबल होंगी। चार कौन सी, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन उसका इंटरेस्ट, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन उसका इंटरेस्ट, इसमें से कौन सी चीज लेस कर दी, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन। बाकी की तीन कौन सी बची, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और दोनों इंटरेस्ट, ये तीनों चीजें टैक्सेबल है। बट ये तीनों चीजें कौन से हेड में टैक्सेबल है, थर्ड पॉइंट में बोला। उसमें ऐसा बता रहे कि जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है और उस पर जो इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ है वो सारा कहाँ टैक्सेबल होगा, सैलरी में, क्योंकि एम्प्लॉयर की तरफ से आया है। और जो आपके खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में। ये बात समझ आ रही? ये चार पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। कलेक्टिवली इस पूरे को हम ट्रांसफर्ड बैलेंस बोल रहे हैं। सब कुछ आ गया इसमें। फिर ऐसा बोला है कि इसमें से जब जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है टैक्सेबिलिटी कौन कौन सी चीजों पे आएगी और कौन से पे नहीं आएगी। तो इन्होंने बोला यहाँ पे टैक्सेबिलिटी जो है ना तीन चीजों पे आएगी, एक तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल, एक उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल और एक ये वाला टैक्सेबल। तीन चीजें टैक्सेबल है। अब ये दो जो टैक्सेबल है वो कहाँ पे है, सैलरी में। एम्प्लॉय के लिए दिस इज इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि ये आया है एम्प्लॉयर की तरफ से, और ये वाला जो है वो टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेज में, क्योंकि वो तो खुद के कंट्रीब्यूशन पे ब्याज मिला ना, इसीलिए ये पूरा बाइफर्केशन है। अच्छा पॉइंट है, आप लिख लो इसको ऐसे। क्या वो सिंपल स्टोरी है, लॉजिकली समझोगे तो याद रहेगी, फिर इतनी परेशानी नहीं होगी उसको रिकॉल करने में। एम्प्लॉयर के ना ये सैलरी और हेड जो है नहीं, एम्प्लॉय को टैक्सेबल हो रहा है। एम्प्लॉय हाँ, ये सब एम्प्लॉय को टैक्सेबल हो रहा है ना, एम्प्लॉय को मिल रहा है ना, एम्प्लॉयर का तो खर्चा है ये सब। आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपको पैसा मिला है ना, पीएफ का फंड तो आपके नहीं बना है, टैक्सेबिलिटी तो एम्प्लॉय को आएगी ना, एम्प्लॉयर को थोड़ी आएगी। बोलो, लिख लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, any dividend declared by a company or distributed or paid by it within the meaning of section 2 clause 22, डिविडेंड तो रिसीव हुआ माना ही जाएगा, इम्प्लाइड है। ये सेक्शन 8 का रेफरेंस है। और कोई इंटरिम डिविडेंड दिया गया साल के बीच में तो वो भी डीम टू बी रिसीव्ड वाली कैटेगरी में आ ही जाता है। ठीक है, तो ये 7 और 8 आपका यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट देख लो सेक्शन नंबर 9। ये बड़ा सेक्शन है, काफी कुछ है इसके अंदर, इंटरेस्टिंग है, बड़ा सेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट्स है, तो एक एक करके कवर करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी क्या हो रहा है। टाइटल है इनकम विच इज अक्रूड इन इंडिया विच अराइजेस इन इंडिया और इट इज डीम टू। डीमिंग वाला भी आ गया, नॉर्मल वाला भी आ गया। तो सेक्शन 5 का आपका जो टेबल था ना, उसकी 2 एंट्री इसके साथ कवर हो जाती है, इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। देख लो ठीक, दोनों चीजों के लिए सेक्शन 9 है। समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 देख लो आप, ऑल इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। आपकी इनकम इंडिया से जनरेट हो रही है थ्रू एनी बिजनेस कनेक्शन, थ्रू एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, थ्रू एनी असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया और थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया। 4 चीजें बोलिए, ठीक है। बिजनेस कनेक्शन, प्रॉपर्टी, असेट, कैपिटल असेट, इनमें से किसी भी सोर्स के थ्रू अगर आपकी इंडिया के थ्रू कोई इनकम जनरेट होती है तो वो इनकम इंडिया में अक्रू हुई है, अराइज हुई है, ऐसा मान लिया जाएगा। इंडिया में प्रॉपर्टी थी, आपने बेच दी, उस पर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल असेट। इंडिया में आपके पास ज्वेलरी पड़ी थी, वो आपने बेच दी, शेयर्स पड़े थे वो बेच दिए, सब कैपिटल असेट होता है, ठीक है। फिर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, उससे आपकी रेंटल इनकम आ रही है, इस इंडिया में आपका कोई बिजनेस कनेक्शन है, वहां से इनकम जनरेट हो रही है, ये सब सेक्शन 9 में कवर हो जाएगा। वैसे अब इन सब पॉइंट्स को डिटेल में समझाया उन्होंने। सबसे पहले बोला बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है, तो वो स्पेसिफिक मीनिंग है, पता होना चाहिए। यहाँ बोला हुआ है इट इन्वॉल्व्स अ रियल रिलेशन बिटवीन अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ नॉन रेसिडेंट which yields profits or gains and some activity in India which contributes directly or indirectly to earning of those profits or gains। तो भाई है तो बंदा नॉन रेसिडेंट, उसका कुछ बिजनेस चलता है जिसको प्रॉफिट कमाता है, लेकिन बिजनेस का कुछ एक्टिविटी या कुछ हिस्सा इंडिया से जुड़ा हुआ है जो उसकी इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। पार्ट ऑफ द बिजनेस जो है वो इंडिया में एसोसिएटेड कर सकते हैं अपने, वैसा तो इसको बिजनेस कनेक्शन बोलेंगे। ये बात यहाँ पे समझाइए। बिजनेस कनेक्शन वर्ड में प्रोफेशनल कनेक्शन भी आ जाता है, तो बोलो वो भी ठीक है, आगे इसको और डिस्कस करेंगे। कुछ एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं, उसमें बताया हुआ है इनकम नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। उल्टा पॉइंट है, हम बात कर रहे थे इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा है कौन सी इनकम इंडिया में काउंट नहीं होगी, तो इसके अलावा बाकी जो है वो काउंट हो सकती है, ऐसे अपने समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, इन द केस ऑफ अ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया।
एक ऐसा बिजनेस जिसके सारे ऑपरेशंस इंडिया में कैरी आउट नहीं किए जाते, लेकिन हो सकता है कुछ ऑपरेशंस इंडिया में कैरी आउट किए जाते हो, पॉसिबल है। एक बिजनेस का कुछ हिस्सा इंडिया में फंक्शन हो रहा है, बाकी चीजें बाहर होती है, तो प्रोपोर्शनेट टैक्सेबिलिटी आती है। जितना बिजनेस का हिस्सा इंडिया से मैनेज हो रहा है उतनी इनकम इंडिया से जनरेट हो रही है। कॉमन सेंस वाली बात है, कोई नई बात नहीं है। सेकेंड पॉइंट में ऐसा बोला है, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। आप नॉन रेसिडेंट हो, मान लो आप यूएस में रहते हो, आपको गुड्स बेचने हैं टू अदर कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया। तो गुड्स का प्रोक्योरमेंट आप पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह से करते हो, कभी चाइना से करते हो, कभी ताइवान से करते हो, कभी कोरिया से करते हो, कभी इंडिया से करते हो। तो यूएस में बैठे हुए बिजनेसमैन ने इंडिया से सामान खरीदा है टू एक्सपोर्ट इट टू सिंगापुर, तो इंडिया में थोड़ी टैक्सेबल होगा। इंडिया से तो खरीदी की है ना, बेचा कहाँ पे? सिंगापुर में। पैसा लेके कहाँ जाएगा? यूएस। इंडियन गवर्नमेंट को क्या लेना देना? इंडिया में बेच रहा होता तो इंडियन सरकार बोलती है ना कि आपने यहाँ बेच के पैसा कमाया। वो बोल रहा है सर मैंने तो आपके यहाँ से खरीदा है, मैं खरीदार हूँ, मैं बेच थोड़ी रहा हूँ। उल्टा मैंने जो आपके यहाँ से खरीदा है वो मैंने दूसरे देश में जाके बेचा है, तो इनकम तो मेरी उस देश में जनरेट हुई है, पैसा मैं अपने देश में लेके आऊंगा, इंडिया को क्या लेना देना। बात समझ आ रही? तो अगर आपने इंडिया से कुछ खरीदे हैं फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, तो इंडिया में आपने सेल तो कुछ किया ही नहीं, तो आपकी इनकम इंडिया में जनरेट हुई ऐसा नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट है। चलो तीसरे पॉइंट में बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। ये कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, न्यूज वो वाला बिजनेस है, उसकी बात हो रही है। अब इंडिया में आपने न्यूज कलेक्ट की है, जैसे इसका भी स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर है, वो न्यूयॉर्क में ही सेल होता है, यूएस में सेल होता है, यूएस के बाहर कहीं पे बिकता नहीं है। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि अवेलेबल नहीं, जबकि होता है मुंबई में और सब जगह आपको पेपर मिल जाएंगे, लेकिन मान लेते हैं कि नहीं है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो सिर्फ यूएस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट उस न्यूज़पेपर में खबर खाली न्यूयॉर्क की होगी या यूएस की होगी या पूरे वर्ल्ड की होगी? पूरे वर्ल्ड की होगी। अलग अलग कॉलम्स होते हैं, आप देखते हो अपने यहाँ भी न्यूज़पेपर में पेजेस होते हैं ना, स्पोर्ट्स वाला पेज अलग है, बॉलीवुड वाला पेज अलग है, एंटरटेनमेंट वाला अलग है, वर्ल्ड न्यूज़ वाला अलग है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाला अलग है, स्टॉक मार्केट का, ऐसे पेजेस अलग अलग होते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में, उस न्यूज़पेपर में जो इंटरनेशनल न्यूज़ वाला कॉलम है, उसमें उन्होंने इंडिया की कोई न्यूज़ कवर की है कि भाई इंडिया में अभी रिसेंटली ऐसा ऐसा हुआ, पेट्रोल की लाइन लग गई, तो उसका फोटो आ गया, तो इंडिया में लोग पैनिक कर रहे हैं, पेट्रोल की लाइन लग गई। अब ये न्यूज़ यूएस वाले बंदे को बैठे बैठे ऐसे तो मिली नहीं होगी, उसने इंडिया में किसी जर्नलिस्ट को कांटेक्ट किया होगा। फ्रीलांसर्स होते हैं बहुत सारे जो पैसों के लिए काम करते हैं कि भाई हम न्यूज़ कलेक्ट करके फोटो वोटो खींच के लोगों का इंटरव्यू लेके आपको सब डेटा भेज देंगे, आप हमें पे कर देना। तो न्यूज़ कलेक्शन उन्होंने इंडिया के सोर्स से किया, अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट किया, लेकिन वो न्यूज़पेपर इंडिया में बेचा नहीं, तो मतलब रेवेन्यू तो इंडिया से जनरेट हुआ ही नहीं। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए लायबल है। इंडियन गवर्नमेंट बोल रही नहीं, आपके पेपर में हमारे यहाँ की खबर छपी है, तो इस पेपर की जितनी भी इनकम हुई है ना उसका इतना हिस्सा हमारा। ऐसे थोड़ी हो सकता है। हाँ, अगर वो पेपर इंडिया में बेचा होता तो इंडिया में जितने पेपर बिके हैं उससे जो इंडिया में उनकी इनकम जनरेट हुई है उस पर टैक्स देना पड़ता। हाँ, यूएस में जो पेपर बिके हैं उस पर इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं। ये सब क्लैरिफाई किया। शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन इंडिया, मूवी की बात हो रही है। मूवी की शूटिंग तो पूरे वर्ल्ड में हर जगह होती रहती है। अब मान लो ऐसा है, हॉलीवुड की कोई पिक्चर बन रही है और उन लोगों ने शूटिंग लोकेशन में इंडिया का भी एक लोकेशन सिलेक्ट किया है कि भाई कुछ सीन्स जो है वो हम इंडिया में शूट करेंगे। काफ़ी हॉलीवुड की मूवीज़ की शूटिंग इंडिया में भी होती है, दिस इज़ वेरी कॉमन। मिशन इम्पॉसिबल का एक पार्ट यहाँ पे शूट हुआ था, फिर बैटमैन का शूट हुआ था। बैटमैन ओके, कहाँ पे होता है शूटिंग? कुछ अहमदाबाद। हाँ, तो ऐसे अलग अलग मूवीज़ का होता रहता है। मैं इतने हॉलीवुड मूवीज़ देखते रहे तो मुझे आइडिया नहीं है, बट बैटमैन वाला एक पार्ट है वो राजस्थान में उन्होंने शूट किया था, तो वो पूरा वेल वाला जो सीन था पूरा, तो वो उसमें शूटिंग की थी, तो राजस्थान में किया था। अब ऐसी कोई हॉलीवुड की मूवी यहाँ पे आके वो लोग शूट करके जा रहे हैं, तो पॉइंट ये है कि इंडिया में वो टैक्सेबल है या नहीं है, डिपेंड करता है कि मूवी इंडिया में रिलीज की है नहीं की। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज तो इंडियन थिएटर्स में रिलीज ही नहीं होती। अब जो लोग वो मूवीज देखते हैं वो लोग रिग्रेट कर रहे होते हैं कि थिएटर में आती तो हम देखने जाते हैं, जो नहीं देखते उनको तो फर्क पड़ नहीं रहा है। तो ऑडियंस अगर कम है, ज़्यादा लोग नहीं है, तो थिएटर में रिलीज करना उनके लिए फिजिबल नहीं होता है, तो इसलिए वो लोग फिर बहुत बार रिलीज नहीं भी करते। तो सिर्फ शूटिंग इंडिया में कर ली और पिक्चर इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई, तो यहाँ पे कोई इनकम टैक्स देने की तो जरूरत है नहीं। लेकिन अगर इंडिया में उन्होंने मूवी रिलीज की है तो फिर उस मूवी के टोटल कलेक्शन का जितना हिस्सा इंडिया से जनरेट हुआ है उस पर उनको पार्शियली टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि जो एंटिटी है वो यहाँ की नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट है या फिर कंपनी है जो फॉरेन कंपनी है, और यहाँ पे शूटिंग करने आए थे, अपना काम करके चले गए। जो शूटिंग की परमिशन देनी होगी उसके पैसे वैसे तो दिए होंगे, वो तो इम्प्लाइड सी बात है। और इंडिया में रिलीज ही नहीं किया तो फिर यहाँ टैक्स क्यों भरेंगे?
और अगर किया तो जितनी स्क्रीन पे यहाँ पे रिलीज किया, जितना कलेक्शन यहाँ से हुआ उतने पे उनको टैक्स पे करना रहेगा। ये इम्प्लाइड सी बात है, कॉमन सेंस वाली कंडीशन है, इतना कोई टेक्निकलिटी नहीं। नेक्स्ट बोला है एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड्स इन SNZ, दिस इज स्पेशली नोटिफाइड जोन्स। जो आपका SEZ होता है ना उस टाइप का ही हो गया नोटिफाइड जोन। एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड्स। अब डायमंड इंडस्ट्री इंडिया में कितनी बड़ी है और कितनी मेजर है वो आपको पता है। तो बोला है कि अगर इसका कोई एग्जीबिशन लगता है जहाँ पे रफ डायमंड्स का डिस्प्ले हो रहा है तो फिर उससे जनरेट होने वाली इनकम जो है इंडिया में डीम टू अक्रू या अराइज नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इंडिया रफ डायमंड्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अपने यहाँ सूरत में रफ डायमंड्स आते हैं, पॉलिश होते हैं, कट होते हैं, फिर उसके बाद वापस से एक्सपोर्ट होते हैं। तो वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इस चीज को ना उन्होंने टैक्सेबिलिटी से बाहर रखा हुआ है वैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो रूल नंबर 10 है वो सेम है, अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट वेयर ऑपरेशंस आर नॉट फुल्ली कैरिड ऑन इन इंडिया। इम्प्लाइड सी बात है, अगर पूरा बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में नहीं है तो टैक्सेबिलिटी प्रोपोर्शनेट होगी। जितना हिस्सा इंडिया से कमाया जा रहा है सिर्फ उतने पे आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ये इम्प्लाइड सी बात है। इसके बाद फिर से समझा रहे हैं बिजनेस कनेक्शन को रिलेटेड कुछ बातें। अब बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, तो जरूरी तो नहीं है कि आप खुद ही यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, कोई एजेंट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? कनेक्शन का मतलब है कि किसी के थ्रू बिजनेस हो रहा होगा, तो एजेंट्स की बात हो रही है। तो बोला इन एजेंट्स के थ्रू अगर आपने बिजनेस किया इंडिया में तो आपका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। इसके अलावा कोई और एजेंट है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। वैसा 3 टाइप के एजेंट्स हैं, कंक्लूडिंग एजेंट, स्टॉकिंग एजेंट और इंडेंटिंग एजेंट। एग्जाम में थियरी में पूछ लिया था, 1-1 मार्क में, 2-2 मार्क में, 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन बना देते हैं, एक्सप्लेन द टर्म्स। कंक्लूडिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड करता है। आप यूएस में रहते हो, चाइना में रहते हो और कोई देश में रहते हो, इंडिया में आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करना है, तो 2 साइन करने के लिए बार बार इंडिया हो गया, पॉसिबल होगा नहीं। तो आपके बिहाफ पे आप किसी को यहाँ पे अथॉरिटी दे दो कि वो आपके बिहाफ पे डील क्लोज कर सके, अग्रीमेंट्स को साइन करके उसको कंप्लीट कर सके, दैट इज कॉल्ड अ कंक्लूडिंग एजेंट। वैसा कंक्लूड करना। स्टॉकिंग एजेंट का मतलब ये है कि जो आपके बिहाफ पे इन्वेंट्री होल्ड कर सके, स्टॉक इकट्ठा कर सके, जो भी ट्रेडिंग सेलिंग आपको करना है, तो प्रोक्योरमेंट, परचेजिंग, स्टोरिंग, वो सब काम जो कर सकता है उसको बोलेंगे स्टॉकिंग एजेंट। और तीसरा है इंडेंटिंग एजेंट। इंडेंटिंग एजेंट जो है वो आपके बिहाफ पे क्लाइंट से ऑर्डर लेके आता है, कस्टमर से ऑर्डर प्रोक्योर करना। स्टॉक इकट्ठा करना है तो स्टॉकिंग एजेंट, और ऑर्डर्स लेके आने हैं तो इंडेंटिंग एजेंट वैसे बोला जाएगा। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा अगर किसी के थ्रू बिजनेस किया जा रहा है, कोई ब्रोकर है, जनरल कमीशन एजेंट है, ऐसा कुछ भी है, तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता। तो ये 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं और इसी के बेसिस पे ये चीज डिफाइन होगी, ऐसा बोल दिया। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट इनकम। एडवर्टाइजमेंट इनकम वाला पॉइंट भी काफी कॉमन सेंस वाला है, जितना इतना समझते जाओगे चीजें क्लियर होती जाएंगी कि हाँ भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं वैसा। अब एडवर्टाइजमेंट इनकम जो है वो बहुत मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, कॉमन सोर्स ऑफ इनकम है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज एडवर्टाइजमेंट के रेवेन्यू पे ही चल रही है। आपकी जो टीवी इंडस्ट्री है वो एडवर्टाइजमेंट के रेवेन्यू पे चलती है, रेडियो वाली इंडस्ट्री उस पर चलती है, डिजिटल सोशल मीडिया, आपका यूट्यूब का जो पूरा रेवेन्यू मॉडल है वो एडवर्टाइजमेंट का है। मोबाइल ऐप्स में भी आजकल यही चल रहा है, इंस्टा पे भी चलता है स्पॉन्सर्ड पेजेस, पेज प्रमोशन, पेड पार्टनरशिप, तो वो रेवेन्यू मॉडल है। अब बोला है कि एडवर्टाइजमेंट से अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है तो उसको इंडिया से कैसे कनेक्ट करें। अब ये अगेन डिपेंड करेगा कि कैसे एडवर्टाइजमेंट हो रही है। अब अगर यूट्यूब पे ऐड आ रही है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो उसके ऊपर ऐड आ रही है, तो यूट्यूब चैनल तो पूरे वर्ल्ड में से कोई कहीं से भी देख सकता होगा, तो टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी। यूट्यूब वाला मुझे जो पैसे देगा वो पैसे मेरे लिए कहाँ पे टैक्सेबल, तो उसके लिए वो लोग उनके सॉफ्टवेयर का और डेटा का यूज करते हैं। भाई आपका चैनल, आपके वीडियोस, आपका कंटेंट कौन से कंट्री में कितना देखा गया,
और वहां से कितना कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ उसको स्प्लिट किया जाएगा कि भाई इंडिया में मेरा चैनल इतने लोगों ने देखा, चलो मेरा लोकल चैनल है इतना पॉपुलर नहीं है तो इंडिया में लोग देख रहे होंगे, लेकिन जो सेलिब्रिटीज हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो कॉमिक कंटेंट बनाते हैं एंटरटेनमेंट वाला, उनका वीडियो तो लोग पूरे वर्ल्ड में बैठ के कहीं से भी देखते होंगे। अब इंडियन कॉमेडियन का वीडियो कनाडा बैठ के कोई देख रहा होगा, तो जो वहां पे ऐड दिख रही होगी वहां से जो रेवेन्यू आ रहा है वो तो कनाडा से जनरेट हुआ ना। तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे बता है कि एडवर्टाइजमेंट इनकम जो है उस पर टेक्नोलॉजी के बेस पे डेटा देखना पड़ेगा कि कितनी एडवर्टाइजमेंट कौन से कंट्री में दिखाई गई और उससे कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई। तो अगर इंडिया में वो एडवर्टाइजमेंट देखी जा रही है तो उससे जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो इंडिया को एट्रीब्यूट होगा ऐसा माना जाएगा, या यहाँ से जनरेट हुआ ऐसा माना जाएगा। बाकी देश में हुआ है तो उसका अलग है। अब यूट्यूब वाला क्या है, वो फॉर्म भरवाता है, यूट्यूब चैनल हमारा चल रहा है ना उसमें, कि भाई अगर आपका यूएस में कोई रेवेन्यू जनरेट होगा तो आपको पैसे देते टाइम हम 30% विथ होल्डिंग टैक्स लगाएंगे। विथ होल्डिंग टैक्स मतलब इन शॉर्ट TDS हो गया। तो भाई अगर मेरा चैनल यूएस में कोई देख रहा है तो यूट्यूब वाला मुझे वहां से जब पैसे भेजेगा तो 30% पैसे काट लेगा टैक्स के नाम पे, और टैक्स डिटेल मांगते हैं वो लोग, इंडिया का पैन नंबर वो सब डिटेल देनी पड़ती है वैसा है। तो ये सब कंडीशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट वाले फॉर्मेट में चलती है। फिजिकल एडवर्टाइजमेंट होती है तो ट्रेसेबल है। अब मैंने सूरत के न्यूज़पेपर में ऐड दिए तो पता है सूरत में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो एक अलग पॉइंट हो गया। लेकिन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे उसका डेटा कैसे ट्रैक करें, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पॉसिबल है, उस हिसाब से होगा, ये देखा जाएगा। इवन टेलीविजन पे, नेटफ्लिक्स पे ऐड आ रही है, नेटफ्लिक्स तो पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है, तो फिर वो रेशियो डिवीजन आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। ये एडवर्टाइजमेंट इनकम की बेसिक शॉर्ट स्टोरी है, वर्ड टू वर्ड डिटेल में आप वैसे नहीं जाओगे चलेगा, सिर्फ एक बार रीड कर लो तो भी काफी है वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो सबसेक्शन 1 का क्लॉज 2 है, उसमें कुछ नहीं बोला। अगर सैलरी इंडिया में कमाई है तो वो इंडिया में जनरेट हुई है ऐसा मानेंगे। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी सिटीजन को सैलरी दी है तो इंडिया के बाहर सैलरी दी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्सेबिलिटी इंडिया में आएगी। जैसे एम्बेसी के मेंबर होते हैं, अब यूएस में इंडियन एम्बेसी है तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ से इंडियन पर्सन को भेजा है वहाँ पे, और यूएस में वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है। अब वो रहता है यूएस में, लेकिन उसको सैलरी कौन दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट। समझ आ रहा है, क्लियर है। भले हो सकता है डॉलर में भी पे कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो ये सब कंडीशन होगी। डिविडेंड वाला पॉइंट अपन देख चुके हैं, वो सेम ही है। इंडियन कंपनी अगर इंडिया के बाहर भी डिविडेंड देती है ना तो भी इंडिया से जनरेट हुए माना जाएगा, ये इंप्लाइड है, कंपनी इंडियन है वैसा। बोलो ये कंडीशन समझ आ रही। अब इसके बाद 3 क्लॉजेस हैं, 5, 6 और 7। तीनों क्लॉज एक जैसे हैं, अंदर की सारी कंडीशन सेम है। क्लॉज नंबर 5 आपको दिख रहा है इंटरेस्ट वाला, क्लॉज नंबर 6 में रॉयल्टी की बात हो रही, और नेक्स्ट पेज पे क्लॉज नंबर 7 है, उसमें टेक्निकल सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अंदर के जो पॉइंट्स है उसमें ABC वो पॉइंट सेम है। कोई एक अगर अच्छे से समझ लोगे तो बाकी 2 आपके अपने आप हो गए। 5th वाले क्लॉज में इंटरेस्ट इनकम की बात हो रही है कि आपने इंटरेस्ट का इनकम रिसीव किया, मतलब किसी को पैसे उधार दिए होंगे। 6th वाले पॉइंट में बोल रहे हैं कि आपने रॉयल्टी इनकम रिसीव की है, तो किसी को कोई पेटेंट कॉपीराइट यूज करने के लिए दिया होगा। और 7th वाले पॉइंट में बोल रहे हैं कि आपने किसी को टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की होगी, उसके लिए आपको फीस मिली है। अब ये तीनों केस में टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी वो देखना है। तो पहले इंटरेस्ट वाला पॉइंट देख लो। अगर आपको इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट से मिला है तो दैट इज इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये मान लिया जाएगा, इम्प्लाइड है। दूसरे पॉइंट में थोड़ा ध्यान से देखना, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट except where the interest is payable in respect of any debt incurred or money borrowed and used for the purpose of a business or profession carried on by such person outside India or for the purpose of making or earning any income from any source outside India। सिंपल स्टोरी ये है कि आपने किसी इंडियन रेसिडेंट पर्सन को पैसा उधार दिया, उसने आपको ब्याज दिया, इंटरेस्ट। तो नॉर्मली तो इम्प्लाइड सी बात है कि जब वो पर्सन इंडिया में रहता है, वो इंडियन है, आपने उसको पैसे यहाँ पे उधार दिए हैं, तो जो ब्याज की आपकी कमाई हुई है वो इंडिया से ही जनरेट हुई है। बट इन्होंने एक्सेप्शन रखा है। एक्सेप्शन में ऐसा बोला है कि अगर वो बंदा रेसिडेंट है वो बात ठीक है, बट आपने उसको जो पैसा दिया वो बिजनेस के लिए दिया, लेकिन उसका बिजनेस इंडिया में चलता ही नहीं है, उसका बिजनेस जो है मान लो श्रीलंका में चलता है। तो जो पैसा आपसे उधार लिया वो उसने इन्वेस्ट कहाँ पे किया, श्रीलंका में, इंडिया के बाहर, और वहां से जो प्रॉफिट कमाया उसमें से आपको इंटरेस्ट पे किया। तो क्या वो इंटरेस्ट इनकम इंडिया से जनरेट हुई? नहीं, वो तो श्रीलंका से जनरेट हुई। तो बोला उस सिचुएशन में वो इंटरेस्ट इनकम इंडिया में अक्रू हुई ऐसा नहीं माना जाएगा।
लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कोई इंडियन रेसिडेंट आपसे पैसा उधार लेता है और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो बिजनेस इंडिया में है, उससे प्रॉफिट कमाता है और उसमें से आपको ब्याज देता है, तो वो इनकम आपके लिए इंडिया से अराइज हुई है ऐसा माना जाए। कॉमन सेंस वाली चीज है। यही पॉइंट वापस पढ़ लो, बी पॉइंट, लैंग्वेज देखो, जो मैंने बोला आप रिलेट करो। कुछ लिखना है तो लिख लो उसके आजू बाजू, 2 मिनट लेके थोड़ा सा समझ लो उसको। बोलो, बात समझ आई? एकदम क्लियर हो? थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो याद हो जाएगा। सामने वाला बंदा जिसको आपने उधार दिया वो है तो रेसिडेंट। अब अगर वो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करके इंडिया से कमा के आपको ब्याज दे रहा है तो लॉजिकली इंडिया में अक्रू हुई इनकम है। लेकिन भले वो रेसिडेंट है, वो एक सेकेंडरी मैटर है। पैसा उसने इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं किया जो आपसे उधार लिया था, तो इनकम तो इंडिया के बाहर से कमा रहा है ना, उसी इनकम में से आपको एक हिस्सा ब्याज के तौर पे दे रहा है, तो फिर वो टैक्सेबिलिटी जो है वो इंडिया में अक्रू हुई ऐसा नहीं, या इनकम अक्रू हुई ऐसा नहीं माना जाएगा। लॉजिकली याद करो तो समझ आएगा। तीसरा पॉइंट इसका उल्टा है, अ पर्सन हु इज अ नॉन रेसिडेंट। अब जो आपको ब्याज दे रहा है ना वो नॉन रेसिडेंट है, तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस तो फिर उसके थ्रू आया हुआ पैसा इंडिया के बाहर से आ रहा होगा। बट इसमें कंडीशन में उन्होंने रिवर्स किया। इन्होंने ऐसा बोला कि देखो कॉमन सेंस है, नॉन रेसिडेंट बंदा उधार लेके गया है तो अपने देश में पैसा लगाया होगा, वहां से कमा के दिया होगा, तो इंडिया में तो इनकम अक्रू हुई नहीं। लेकिन नॉन रेसिडेंट ने आपसे बोरो करके पैसा इंडिया में लगाया हो, तो प्रॉफिट यहाँ से कमाया हो, तो फिर तो जो आपको इंटरेस्ट दिया उसका सोर्स इंडिया ही हुआ ना, तो बोला कि फिर इंडिया में वो इनकम अक्रू हुई है ऐसा माना जाएगा। तो पता है पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट पे करने वाला पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट वो इतना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसने आपसे जो पैसा उधार लिया वो उसने लगाया कहाँ पे। देखो रेसिडेंट में बोला था कि इंडिया के बाहर लगाया तो इंडिया में अक्रू नहीं हुआ, नॉन रेसिडेंट बोला इंडिया में लगाया तो इंडिया में अक्रू हुआ। तो लॉजिक तो वही है ना कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सिर्फ सेकेंडरी बात हो गई, वो इतना प्रायर कंडीशन नहीं। अब बात क्लियर हो रही। अब तीनों पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लो ABC, क्योंकि ये तीन आपको पूरे समझ आ गए तो सबसेक्शन 6 आपका, सॉरी क्लॉज 6 क्लियर हो गया, क्लॉज 7 क्लियर हो गया। खाली टाइटल चेंज है, अंदर के पॉइंट्स आप टैली भी कर सकते हो, वर्ड टू वर्ड सेम है, कोई फर्क नहीं। जहाँ इंटरेस्ट लिखा होगा वहाँ रॉयल्टी लिखी होगी, बाकी सेम रहेगा।
बोलो क्लियर हुआ? तीनों पॉइंट्स सेम ही है, ये आपको ध्यान में रहेंगे, तो अच्छे पॉइंट है ये वाले। तो लास्ट डे पे एक इंटरेस्ट वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, तो रॉयल्टी और टेक्निकल फीस वाला भी कवर हो जाएगा। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशंस रखे हुए हैं ना, नहीं जाओगे डेप्थ में तो चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये सेक्शन कुछ ज़्यादा ही डिटेल्ड है, उन्होंने तो थोड़ा कट शॉर्ट करके ही रखा था, बट आधा अधूरा समझाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने मॉड्यूल के कंपैरिजन में ज़्यादा ही रखा हुआ है और उतना डेप्थ में गया हूँ जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ही समझाया हुआ है। तो जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए उतने भी आप पढ़ लोगे ना, एग्जाम के लिए आपका सेक्शन जो है वो इनफ रहेगा। एक्सप्लेनेशन में समझाया व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रॉयल्टी, अब रॉयल्टी में क्या क्या आ सकता है पूरा एक्सप्लेन कर दिया। उतना डेप्थ में एग्जाम पे भी वो लोग नहीं जाएंगे, मेन सबसेक्शन और क्लॉज तक आपने पढ़ा है तो काफी, तो वर्ड टू वर्ड लर्न करने मत बैठना। अब मैं चीजें हटा देता तो वो सही नहीं लगती, इसलिए बार के लिए पूरा रखा है, बट लर्न करने की नीड नहीं। एक चैप्टर का एवरेज भी देखना पड़ता है, ये इतने सारे चैप्टर्स में एक चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ऑलरेडी 2 टॉपिक्स है। रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना एक पार्ट है, ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम दूसरा पार्ट है, एक पीछे और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का टॉपिक है। तो 3 वैरायटी के टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन एवरेज एक आता है जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये सेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है ओवरऑल पूरे सिलेबस के वेटेज में, वो प्रोबेबिलिटी हाँ और ना के बराबर है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, और आया भी तो 3-4 मार्क्स का एक थियरी क्वेश्चन जिसमें आपको सारे पॉइंट्स तो पता ही है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं भी पढ़ा और बाकी का सब सेक्शन भी लिखोगे तो मार्क्स बन जाएंगे। तो उतनी वैल्यू ही नहीं है कि आप इतना सारा रटने बैठो और टेंशन लो यार इतना बड़ा सेक्शन 9 है कैसे याद होगा, और प्रेशर नहीं है। तो आप सिर्फ सब सेक्शन और क्लॉजेस पे फोकस करो, एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाओगे तो चलेगा, जितने काम के थे वो तो मैंने बता ही दिए। इसमें हम काफी कुछ पढ़ के जा सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं, 100% पढ़ने बैठ जाना भी उल्टा पड़ जाता है, तो पहले एवरेज और प्रोबेबिलिटी पे चलना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बाकी कंटेंट तो सारा आपके पास है। लास्ट क्लॉज है इसका सबसेक्शन 1 का क्लॉज 8, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम ऑफ मनी रिफर्ड टू इन द गिवन क्लॉज paid by a person who is resident in India on or after 5th day of July 2019 to a non-resident not being a company or to a foreign company, on or after 1st day of April 2023 to a person non-ordinary resident in India within the meaning of section 6 subsection 6. Income arising outside India being any sum of money referred to paid by a person resident in India to a non-resident. इनकम इंडिया के बाहर अराइज हुई है, इंडियन रेसिडेंट पर्सन ने नॉन रेसिडेंट को दी है, तो इंडियन इनकम मानेगी कि वो, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ये मानेगी कि वो इनकम इंडिया से जनरेट हुई है। लॉजिक है ना, रेसिडेंट पर्सन नॉन रेसिडेंट पर्सन को पैसे दे रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट यही मानेगी ना कि नॉन रेसिडेंट पर्सन ने जो पैसा रिसीव किया वो आया कहाँ से, इंडियन रेसिडेंट से आया, तो सोर्स ऑफ इनकम इंडिया नहीं हुई क्या, होनी चाहिए ना डेफिनेटली, बस ये पॉइंट। अब वो सामने वाला नॉन रेसिडेंट कंपनी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इससे बोला नॉट बीइंग अ कंपनी, मतलब इंडिविजुअल भी आ गए और टू अ फॉरेन कंपनी, तो इंडियन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट पर्सन या नॉन रेसिडेंट कंपनी को कोई पैसा दे या यहाँ से उसकी कोई इनकम हो या कोई सम ट्रांसफर होता है, तो मान लिया जाएगा कि सामने वाले के लिए वो इनकम इंडिया में अक्रू या अराइज हुई है, तभी तो फिर उस पर टीडीएस काटेंगे। तो इंडियन पर्सन बाहर इंटरेस्ट का पैसा दे रहा था तो बोल रहा था भाई टीडीएस काट लेना, इंडियन एम्प्लॉयर बाहर किसी को सैलरी दे रहा है तो बोला टीडीएस काट लेना, वो इसी पॉइंट की वजह से हो सकता है फिर वैसे। बोलो बात समझ आई, क्लियर है? अब इस चैप्टर में इसके इलस्ट्रेशंस बचे जो मैंने आपको भी पॉइंट समझाया, सेक्शन 5 और सेक्शन 9, और इसके बाद एक टॉपिक है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये अभी नहीं लूंगा आज, एक सेशन मैंने अपने कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ये थियोरेटिकल है और ये ऐसा है कि अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख पाओ, और पॉसिबिलिटी है भी कि थियरी में एक शॉर्ट नोट इस टॉपिक से बन जाए, तो अच्छे से आराम से पढ़ लेंगे। हमने कल ये पॉइंट देखा था कि कंपनी के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस जब निकालते हैं तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखा जाता है। इंडियन डोमेस्टिक कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी में देखते हैं अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, ये पूरा टॉपिक है, बस उस वर्ड को समझाया हुआ है, उसके पूरे रूल्स बताए हुए हैं, तो आराम से पढ़ेंगे तो 15-20 मिनट का टॉपिक है, तो जल्दी नहीं करनी। उसके कैलकुलेशंस क्या है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए वो एक एक करके डिस्कस करेंगे, और जो बीच में इलस्ट्रेशंस बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे, तो आपका चैप्टर जो है पूरा पैकअप हो जाएगा। तो कल लास्ट रहेगा ये, कल कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये अच्छा आंसर है, मुझे जल्दी में नहीं लेना, फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि है बहुत ईजी, एक बार समझ आ गया और एग्जाम में आ गया तो पूरे मार्क्स बन सकते हैं, आराम से आप लिख पाओगे, लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है। सेक्शन 9 के कंपेरिजन में तो बहुत ही ईजी आंसर है, तो कल के लिए
नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इस चैप्टर में से दोनों आ सकता है, या तो रेसिडेंशियल स्टेटस काउंट करने वाला सम आ सकता है या फिर ऐसी थियरी आ सकती है। अब क्या आएगा वो अपने प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो पढ़ के बेटर है कि फिर अपने दोनों ही जाए। तो जो भी सम्स है वो आप क्रैकर में भी देख लो, पता चल जाएगा। एक ही सेक्शन 9 जो अभी कराया उसके साथ जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं उस टाइप के सम्स बनते हैं, एक जो आपने नंबर ऑफ डेज वाला कैलकुलेट किया उस टाइप के सम्स बनते हैं, और थियरी बनेगी तो ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है वो यूज हो सकता है। ऐसी चीजें पॉसिबल रहेगा।